हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। ये इस चैनल के मेंटर्स हैं जिनकी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इस वीडियो का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इस सेशन में हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों आवश्यक होता है। हम ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है और वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये चैनल आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहेगी। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो गाइज, ये वे अधिकार हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या फिर मौलिक समझे जाते हैं। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित में नागरिक के मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है। अब यहाँ लिखित अथवा अलिखित संविधान से मतलब यह है कि ज़्यादातर देश जैसे कि USA और इंडिया का संविधान लिखित में है, पर कुछ देश जैसे ब्रिटेन, इनका संविधान अलिखित है। मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, पर सबसे पहले USA के संविधान में इसको मान्यता दी गई थी और भारत के मूल अधिकार USA से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स का मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये नागरिक को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रदान किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स एक तरह से नेचुरल राइट भी है। मूल अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है। इसका मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का किसी भी प्रकार से हनन होता है तो कानूनी प्रक्रिया द्वारा फिर से उस अधिकार की स्थापना की जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया था और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से अब वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स ही नागरिकों को प्राप्त हैं। ये फंडामेंटल राइट्स इस प्रकार हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, 24 इन दोनों में मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 में मिलेगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 29 और 30 में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 से लेकर 35 में मिलेगा। तो 30 के बाद सीधे यहाँ पे 32 आ जा रहा है, एक आर्टिकल का यहाँ पे गैप हो रहा है 31 का। सो गाइज, इसी में था राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो फंडामेंटल राइट था यहाँ से अब हटा दिया गया है, तो ये अभी आर्टिकल खाली है। ओके, तो मूल अधिकार नागरिक और अनागरिक यानी फॉरेनर्स दोनों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें से 5 अनुच्छेद की मांग फॉरेनर्स नहीं कर सकते हैं और वे आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो मूल अधिकार सरकार यानी राज्य के विरुद्ध गारंटी देते हैं, न कि आम जनता के विरुद्ध, लेकिन 3 अनुच्छेद सरकार के साथ साथ आम जनता के विरुद्ध भी गारंटी दिए हुए हैं
और वो आर्टिकल हैं आर्टिकल 19, 23 और 24। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब यहाँ ब्रीफ में जान लेते हैं इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर वीडियो में आगे हम लोग डिटेल में एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, पर पहले यहाँ आर्टिकल 12 और 13 को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत संसद, राज्य विधान मंडल, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय आदि को शामिल किया गया है। आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि संसद मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा। यदि संसद मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली कोई विधि बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को उस सीमा तक अवैध घोषित कर सकता है जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर का उनको दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षणदाता घोषित किया गया है। और हमें आर्टिकल 13 में भी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की झलक देखने को मिलती है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 में है, बट आर्टिकल 13 में भी उसकी थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिल जाती है। नाउ अब यहाँ से हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखते चलते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव वर्जित, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता और अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों का अंत शामिल है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स इनमें आता है। और ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। इन आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में, बट अभी के लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज इसका रख करके आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बोलने का अधिकार, जमा होने का अधिकार और संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव का दुर्व्यापार या फिर बाल श्रम को निषेध करता है। नेक्स्ट स्लाइड। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता और कुछ टैक्सों से स्वतंत्रता, संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता शामिल है। तो इस तरह से ये समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रिजर्व्स द राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। इसमें शामिल है ये अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए होते हैं। तो यहाँ तक हमने ब्रीफ में इसका एक नॉलेज ले लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ब्रीफ जानकारी ले ली है। अब हम सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे।
चूँकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में हम सिर्फ समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स का ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी के फंडामेंटल राइट्स को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उच्च पद पर आसीन हो या निम्न पद पर, सभी के साथ भारतीय कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए एक समान कानून होगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है, बट हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और हमें अपना आंसर पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देना है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर आर्टिकल 14 का अपवाद आर्टिकल 361 में मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख पर उनके पद पर रहते हुए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 14 का अपवाद होता है आर्टिकल 361। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यह आर्टिकल सरकार यानी संसद को बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस करने से नहीं रोक सकता है। मतलब कि अगर बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ खास नियम और प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 15(5) में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है और यह आरक्षण पी ईमानदार वर्सेस भारत संघ द्वारा प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। आर्टिकल 15(6) में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये 103 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें जोड़ा गया था। आर्टिकल 15 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न करने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम अपना देखते हैं। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक सेवाओं में अवसर की समानता। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को लोक सेवाओं में समानता के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 ये कहता है। लेकिन आर्टिकल 1 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। यानी इसका अपवाद खुद इसी आर्टिकल में मिल जाता है। एक जगह पे होता है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर उसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए सीटों का आरक्षण किया जा सकता है और ये आर्टिकल 16(1) में मिलता है। आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन से संबंधित है। जो हम लोग सामान्य रिजर्वेशन देखते हैं, जो देखने को हमें मिलती है, वो इसी आर्टिकल के थ्रू दिया गया है। आर्टिकल 16 जो है वो EWS के लिए 10% सीटों का आरक्षण करता है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये 10% सीटों का जो आरक्षण है वो 16(6) में दिया गया है। हालांकि अभी 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, ये कानूनन अधिकार है। तो हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स की सूची में जोड़ा गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट नहीं माना है। उन्होंने बोला है कि ये कानूनन अधिकार है। चलिए अब आर्टिकल हमारा है 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो संसद ने एक अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया था, जिसको वर्तमान में अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, पर प्रैक्टिकल में अभी भी अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। तो इस आर्टिकल में है
कहा गया है कि सशस्त्र सेना से संबंधित और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर भारत में कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत इस आर्टिकल के थ्रू किया गया। पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर 1, भारत में पद्म भूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न आदि पुरस्कार इसी आर्टिकल के थ्रू दिए जाते हैं। नंबर 2, आर्टिकल 18 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी उपाधि या फिर सम्मान ग्रहण नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ तक हमने आर्टिकल 18 तक हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस किया। अब उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आपने अलग अलग एग्ज़ाम्स के पेपर में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे। अब आप एक बार वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर उन क्वेश्चंस को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा है, और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को लिख कर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।